नमस्कार। जापानी संस्कृति में ना शक्ति के 3 प्रतीक हैं, तलवार, मणि और आईना। अब सोचिए सबसे शक्तिशाली क्या होगा? तलवार शायद, या मणि? नहीं, हैरानी की बात है, आईना। एक जापानी सम्राट ने कहा था कि आईने की शक्ति मुझे मेरी तलवार और मणियों का सही उपयोग करने में मार्गदर्शन करती है। वाह, मतलब आत्म प्रतिबिंब, खुद को जानने की शक्ति। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करेंगे। लेखक धीरज गुप्ता की किताब है मैजिक ऑफ डिस्कवरिंग योरसेल्फ। उसी के जरिए आत्मखोज की इस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और धीरज गुप्ता भी अपने अनुभव से यही बताते हैं कि कैसे खुद के अंदर झांकने से उनकी जिंदगी बदली। मजे की बात यह है कि उन्हें शुरुआत में लगता ही नहीं था कि इसकी कोई जरूरत है। अच्छा, सब ठीक चल रहा था। हाँ, मतलब बाहर से सब ठीक था, पर वो कहते ना एक अधूरापन सा था, और उसी ने उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ाया। तो ये आत्मखोज, ये सेल्फ डिस्कवरी आखिर है क्या चीज? किताब इसे कैसे समझाती है? देखिए, मूल रूप से तो ये अपने मूल्यों को, अपने विश्वासों को, अपनी ताकतों, कमजोरियों, कौन सी चीज हमें प्रेरित करती है, इन सब को गहराई से पहचानने और समझने की एक प्रक्रिया है। ओके। और इसमें 2 तरह की जागरूकता बहुत अहम है। एक तो आंतरिक, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, और दूसरी बाहरी, कि भाई दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। अच्छा, मतलब एक तो मैं खुद को कैसे समझता हूँ और दूसरा दुनिया मुझे कैसे देखती है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई होती होंगी। यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है। हार्वर्ड का एक शोध है, वो बताता है कि ये दोनों जरूरी तो हैं, बहुत जरूरी हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपस में जुड़ी हुई हों। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि शोध कहता है हम में से केवल मुश्किल से 10 से 15% लोग ही वास्तव में आत्म जागरूक होते हैं। क्या कह रही हैं? सिर्फ 10-15%? मतलब 85-90% लोग खुद को उतना नहीं समझते जितना उन्हें लगता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट है। बिल्कुल। और अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई आत्मनिरीक्षण करो, खूब सोचो कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, वैसा क्यों कर रहा हूँ, इससे जागरूकता बढ़ती होगी। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, लेकिन धीरज गुप्ता की किताब जिस शोध का जिक्र करती है, वो कुछ और ही कहानी कहता है कि जो लोग ज्यादा आत्मनिरीक्षण करते हैं वो कई बार कम आत्मजागरूक और यहाँ तक कि कम संतुष्ट भी पाए जाते हैं। अरे, ऐसा क्यों? वजह है क्यों वाला सवाल। हम अक्सर अपने अचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच ही नहीं पाते, और फिर जो अंदाजे से जवाब बनाते हैं ना, हम उन्हें सच मान लेते हैं। तो मतलब क्यों पूछना ही नहीं चाहिए अगर किसी आदत की जड़ समझनी हो तब? नहीं, ऐसा नहीं कि पूछना ही नहीं चाहिए, पर क्यों में ना उलझने का, भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। एक बेहतर तरीका है क्या पूछना। क्या? कैसे? हाँ, मतलब क्या वाले सवाल हमें आगे देखने और समाधान खोजने में मदद करते हैं। जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, ये पूछना कि अच्छा, मैं प्रमोशन पाने के लिए क्या कदम उठा सकता हूँ, या मैं कौन से स्किल्स बेहतर कर सकता हूँ। ये ज्यादा ठोस दिशा देता है, हाँ, समझ गया। क्यों थोड़ा पीछे ले जाता है, क्या आगे का रास्ता दिखाता है। सही है। अच्छा, किताब में मेटाकॉग्निशन का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? मेटाकॉग्निशन, हाँ, ये बेसिकली अपनी सोच के बारे में सोचना है। मतलब ये समझना कि हम सीखते कैसे हैं, हम फैसले कैसे लेते हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। अपनी सोच का पोस्टमार्टम? एक तरह से हाँ, इसे अपनी सोच का ऑपरेटिंग सिस्टम समझना कह सकते हैं। जैसा वो मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने कहा था कि पहला सिद्धांत है कि आप खुद को मूर्ख न बनाएं, और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे मूर्ख बनाना सबसे आसान है। तो मेटाकॉग्निशन इसमें मदद करता है। दिलचस्प है। किताब एक और थोड़ी अलग सी बात कहती है कि हम खुद एक मूल्यवान उत्पाद हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? प्रोडक्ट? हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, पर इसका मतलब खुद को बेचना बिल्कुल नहीं है। धीरज गुप्ता का विचार ये है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पहले उसे अच्छी तरह समझना जरूरी है, उसकी खूबियां, कमियां, सब कुछ, वैसे ही हमें खुद को समझना चाहिए। हमारी पहचान सिर्फ हमारे विचारों या हमारे मन तक ही सीमित नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और जब हम खुद को इस तरह समझते हैं तो हम दुनिया के सामने खुद को ज्यादा प्रामाणिक रूप से, ज्यादा ऑथेंटिकली पेश कर पाते हैं। यहीं पर उनका वो BLACC सिद्धांत आता है। BLACC, ये क्या है? हाँ, BLACC। ये एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग का फ्रेमवर्क है, पर
पूरी तरह असलियत पर आधारित। इसमें है बी योरसेल्फ, मतलब खुद बने, लीव अ लेगेसी, एक विरासत छोड़ें, ऑथेंटिक, प्रामाणिक रहें, और फिर सी क्यूब यानी क्लैरिटी, स्पष्टता, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, और कॉन्स्टेंसी, स्थिरता। ओके, तो मकसद खुद को बेचना नहीं, बल्कि अपनी असलियत को सही और लगातार ढंग से प्रस्तुत करना है। बिल्कुल। और ये जो आत्मखोज है, इसमें जीवन का उद्देश्य ढूंढना भी शामिल है। किताब में शायद भेड़ों की कोई कहानी है। हाँ, तुर्की की वो भेड़ों वाली कहानी। वो कहानी यही दिखाती है कि कैसे हम अक्सर बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चल पड़ते हैं, जिसे हम भेड़चाल कहते हैं। उद्देश्य के बिना जीवन कुछ वैसा ही दिशाहीन हो सकता है। सही बात है। तो उद्देश्य खोजने के लिए अपने मूल्यों को पहचानना, जिस काम में मजा आता है, जो पैशन है, उससे जुड़ना, दूसरों से सीखना, पढ़ना, और हाँ, दूसरों की मदद करना, ये कुछ रास्ते हो सकते हैं। तो क्या किताब में आत्म जागरूकता बढ़ाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके, कुछ अभ्यास भी बताए गए हैं? बहुत सारे होंगे शायद, पर कोई खास तरीका जो वाकई असरदार हो? जी बिल्कुल, कई तरीके दिए हैं, पर एक बहुत प्रभावी तरीका है ईमानदारी से नोट्स बनाना और कुछ गहरे सवालों पर सोचना। जैसे धीरज गुप्ता कुछ सवाल पूछते हैं, आपका सबसे बड़ा डर क्या है और क्यों, या आप किन मूल्यों के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन सिर्फ सवाल लिखना काफी नहीं है, उन पर गहराई से, पूरी ईमानदारी से विचार करना जरूरी है। ये कई बार हमारी छिपी हुई असुरक्षाओं को और हमारी असलियत को सामने लाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से और धीरज गुप्ता की किताब के जरिए हमने ये समझा कि आत्मखोज सिर्फ अंदर ही अंदर झांकना नहीं है, ये अपनी आंतरिक समझ और दुनिया हमें कैसे देखती है, इसके बीच एक संतुलन बनाने जैसा है। और ये कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली यात्रा है। बिल्कुल सही। और खुद को एक मूल्यवान उत्पाद की तरह समझकर उसकी प्रामाणिक ब्रांडिंग करना, जीवन का उद्देश्य तलाशना और अपनी असलियत के साथ जीना, ये सब चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। सच्ची आत्म जागरूकता से आत्मविश्वास बढ़ता है, रिश्ते बेहतर होते हैं और जीवन में एक गहरी संतुष्टि आती है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है, वो याद आ रहा है, वो खुद बने रहना ऐसी दुनिया में जो लगातार आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल भी है ना, कि आज की दुनिया के इतने सारे दबावों के बीच हम अपनी असलियत को, अपनी प्रामाणिकता को कैसे बचाए रख सकते हैं। इस पर सोचना शायद इस चर्चा का एक अच्छा अगला कदम हो सकता है।